नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। मैं अलका सिंह आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ बीएड सेकेंड ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिडन कुरिकुलम। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। इसमें शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर डिटेल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और स्टूडेंट जो हैं ये काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे इस टॉपिक को लेकर कि मैम ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप समझा दीजिए। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक आपको आज समझा रही हूँ। आप इसे ध्यान से समझें कि सबसे पहले हम बात करते हैं हिडन की। हिडन मतलब आपको समझ में आ गया होगा, हिडन का मतलब ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई नहीं दे रही। और ऐसी चीज़ क्या है? जो है हमारा कुरिकुलम यानी पाठ्यक्रम जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो ही हमारा हिडन कुरिकुलम है, यानी कि अदृश्य अथवा गुप्त पाठ्यक्रम। अदृश्य और गुप्त पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है, इसको पहले से हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसे प्रॉपर तरीके से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके साथ दूसरी बात और ये कहना चाहती हूँ आपको कि आप अपना जो फ़ोन है वो वर्टिकल वे में रखें। मैंने जो वीडियो बना रही हूँ मैं ये वर्टिकल मैंने अपने फ़ोन को रखा हुआ है, बिल्कुल सीधा। इस तरह से आप इसको इस तरह से ना करें, इसे वर्टिकल वे में रखें तो आपको पूरी वीडियो आसानी से और पूरे जो लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से और बड़े अक्षरों में दिखाई देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग देखिए कि अदृश्य पाठ्यक्रम पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अदृश्य पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो किसी अध्ययन मंडल, विद्यालय, बोर्ड या राज्य से अधिकृत रूप से स्वीकृत नहीं होता। ठीक है, ये एक ऐसा पाठ्यक्रम होता है, ना तो इसे कोई मंडल से स्वीकृति मिलती है, ना कोई स्कूल इसकी स्वीकृति दे रहा है, ना बोर्ड दे रहा है, और ना ही कोई राज्य जो है इसकी स्वीकृति दे रहा है। न तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को किसी प्रकार का वैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, और कोई वैधानिक रूप से लिखित में ये नहीं होता कि आपको ये अपने पाठ्यक्रम के अंदर पढ़ाना है। तो क्या होता है ये? और ना ही कोई अपनी मर्जी से इसे सीखता है, लेकिन विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जिससे ऐसे अनेक उद्देश्य स्वतः ही पूरे हो जाते हैं जो सामान्य पाठ्यक्रम में निश्चित एवं निर्धारित नहीं होते। तो कहने का मतलब कि एक ऐसा जो हिडन पाठ्यक्रम है, ये एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी जो बच्चा पाठ्यक्रम के अलावा कुछ ऐसी गतिविधियां करता है, ऐसा बिहेवियर करता है जो जिसके जो उद्देश्य है वो खुद से ही व्यक्ति या बालक जो है वो सीख जाता है। तो हिडन पाठ्यक्रम का मतलब कि व्यक्ति के बिहेवियर से है, व्यक्ति की सोच से है, उसकी समझ से है, उसकी सोसाइटी के उठने बैठने से है, उसके रीति रिवाज से है, उसकी संस्कृति से है। तो जो हिडन पाठ्यक्रम का मतलब है कि वो सारी गतिविधियाँ जो बालक चाहकर या ना चाहकर अपने जीवन में सीख जाता है, वो सारी हिडन पाठ्यक्रम के अंदर आने वाली है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए, प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक डेफिनेशन है, आप देख रहे होंगे कि डेफिनेशन है मिचेल हेरालाम्बक्स के अनुसार। इन्होंने क्या बोला है कि विद्यार्थी अदृश्य पाठ्यक्रम के द्वारा वह चीज़ें भी सीख रहे हैं जो उन्हें केवल विद्यालय में उपस्थिति से प्राप्त होता है, ना कि उस विद्यालय के उद्देश्य से। ठीक है, तो यानी कि इस जो ये हिडन जो पाठ्यक्रम होता है इसका कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होता। सिर्फ जब स्टूडेंट एडमिशन लेकर स्कूल के अंदर जाता है तो ऑटोमेटिक ही वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। उसके लिए एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी आपको कि जिस तरह से मान लीजिए कोई भी बच्चा स्कूल में जब मॉर्निंग में स्टार्टिंग में जाता है या मॉर्निंग में स्कूल में जाता है, तो वहाँ पर जाने के बाद वो अपने सभी फ्रेंड्स से गुड मॉर्निंग करता है, अपने टीचर्स से गुड मॉर्निंग करता है, उसके बाद अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद जब टीचर उसका आता है, एंट्री करता है, तो उस समय उस स्टूडेंट को वो स्टूडेंट खड़ा हो जाता है टीचर के सम्मान में। फिर उसके बाद जो भी पूरे दिन में किस तरह से बैठना है, कैसे खाना खाना है, कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है, और किस तरीके से एक दूसरे को जो है compete करना है, और बहुत सारी एक्टिविटी जो दिन जो पूरे
पूरे समय पे बच्चा सीखता रहता है, करता रहता है, तो वो कहीं पर हमें लिखित में नहीं होती, ना ही वो पाठ्यक्रम का कोई हिस्सा होता है कि आपको अपने टीचर को मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग करना है, या जाने से पहले गुड मॉर्निंग करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बिहेवियर करना है, या कोई हमें उसे सिखाता नहीं है। लेकिन वो चीज़ें क्योंकि वो हमारी कल्चर का एक हिस्सा होती है, सोसाइटी का एक पार्ट होती है, तो सोसाइटी में जैसे बच्चा रहता है, जैसे वो देखता है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सीखता चला जाता है। और यही चीज़ें हम हिडन पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखते हैं। इन्हीं को हिडन पाठ्यक्रम कहा गया है कि यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले वो सारे काम जो बच्चा चाहकर या ना चाहकर भी पूरे कर लेता है, हिडन पाठ्यक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन और देख लेते हैं रोलैंड मैथन के अनुसार। ये रोलैंड मैथन क्या कह रहे हैं कि एक प्रकार का अदृश्य पाठ्यक्रम विद्यालयों में पढ़ाया जाता है जो विद्यार्थी को ना तो किसी अंग्रेजी के पाठ में और ना ही प्रार्थना सभा में पढ़ाया जाता है। वे जीवन जीने के नए रास्ते एवं अभिवृत्ति को अपनाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा अदृश्य पाठ्यक्रम की विशेषताएं, कि इस पाठ्यक्रम की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है इसकी वो है औपचारिक पाठ्यक्रम से भिन्न है, क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम है ये जो जैसे हमारा जो औपचारिक पाठ्यक्रम होता है जिसमें हमारा कि इस समय में UT1 में हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना है, UT2 में ये करना है, फाइनल में ये होना है, तो यानी कि ये हमारा राज्य के द्वारा एक तरह से प्रस्तावित पाठ्यक्रम है जिसको हमें पढ़ना होता है कि हमारे सिलेबस में हमारे एग्ज़ाम में ये आएगा, तो उसको कहते हैं औपचारिक पाठ्यक्रम। तो लेकिन जो ये पाठ्यक्रम होता है, हिडन पाठ्यक्रम है, ये औपचारिक पाठ्यक्रम से बिल्कुल भिन्न है, इसका उस पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। दूसरा हो जाता है इसका अनौपचारिक स्वीकृति, कि इस पाठ्यक्रम को कोई औपचारिक स्वीकृति नहीं होती, ये अनौपचारिक रूप से हमारे जीवन में, हमारे पाठ्यक्रम में अपने आप शामिल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सन्निहित उद्देश्य, कि इस पाठ्यक्रम का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जब हम अपना औपचारिक पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो उस समय इसके जो खुद के उद्देश्य होते हैं कि बच्चे को के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी डेवलप हो जाती हैं इससे, और कुछ बुरी चीज़ें भी डेवलप हो जाती हैं। तो इसके जो उद्देश्य होते हैं, अगर संगत अच्छी है तो ओबियसली अच्छे उद्देश्य पूरे होंगे, और संगत अच्छी नहीं है तो बुरे उद्देश्य पूरे होंगे। बच्चा जिद्दी है, हठी है, घर का माहौल ठीक नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हिडन पाठ्यक्रम के अंदर आ जाती हैं, और वही सारे चीज़ें जो हैं बच्चे का उद्देश्य बन जाती हैं। उसके बाद आ जाता है अप्रत्यक्ष रूप से संचालन, कि इस जो पाठ्यक्रम का जो संचालन होता है, जैसे हमने अभी बात की है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये पाठ्यक्रम दिखाई नहीं देता, ये चीज़ें बच्चा ऑटोमेटिक सीखता चला जाता है जैसे समाज में वो रह रहा है, और जैसा उसका बिहेवियर है, जैसी उसकी सोच है, जैसा उसका समाज है, जो उसका कल्चर है, उसके आधार पर वो सीखता जाता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अंतर, ठीक है, तो इस का जो अंतर होता है, इसका जो पाठ्यक्रम का जो संबंध है वो पूर्ण रूप से सामाजिक परिप्रेक्ष्य से इसमें अंतर होता है। जैसे भारत, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझेंगे कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अंतर कैसे होता है। आप समझ के चलिए कि जैसे भारत में जब हम किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं, मान लीजिए स्कूल में कोई नया प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन के लिए जब उस फंक्शन की हम शुरुआत करते हैं तो उसमें हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, सरस्वती वंदना करते हैं, ठीक है। तो उस समय जब सरस्वती वंदना करते हैं तो ये हमारे किसी पाठ्यक्रम में नहीं लिखा है कि जब हम कुछ नया शुरुआत करेंगे तो उसके लिए हमें दीपक प्रज्वलित करना है या फिर सरस्वती वंदना करनी है। लेकिन ये चीज़ जैसे भारत के अंदर हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे देश के अंदर भी ये वाली चीज़ें हो रही हों। वहाँ के कल्चर के आधार पर, वहाँ की सोसाइटी के आधार पर वो चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कहा गया है कि समाज के परिप्रेक्ष्य के आधार पर जो हिडन कुरिकुलम है उसमें अंतर पाया जाता है। अगला आ जाता है परीक्षा का अभाव, कि इसके अंदर कोई परीक्षा नहीं होती, ठीक है, हिडन पाठ्यक्रम की कोई आपको इसका टेस्ट नहीं लेगा। नेक्स्ट आ जाएगा सामान्य व अदृश्य पाठ्यक्रम के साथ साथ उसका संचालन हो जाता है, कि जो आपका औपचारिक पाठ्यक्रम है, जो आपका पढ़ना है, उसके साथ साथ निरौपचारिक रूप से आपका वो पाठ्यक्रम साथ साथ चलता रहता है। और अवांछित उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी कि इस पाठ्यक्रम से आपके कुछ वांछित उद्देश्य तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में अवांछित उद्देश्य भी पूरे हो जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे उद्देश्य जो आप नहीं चाहते कि आपके ये हों, लेकिन वो उद्देश्य भी पूरे हो जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका जेंडर पक्षपात तथा अदृश्य पाठ्यक्रम के उदाहरण। क्या क्या उदाहरण है इसके? अब यहाँ से भी कई जो क्वेश्चन बना हुआ है, जो बच्चों ने मुझे भेजा है, यहाँ से भी उनके क्वेश्चंस के आंसर पूरे हो जाएंगे कि जेंडर पक्षपात के बारे में उसमें क्वेश्चन आ रहा है तो वो कैसे कंप्लीट होना है। तो इन सारे टॉपिक्स को, पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे तो आपका वो सारा कन्फ्यूज़न, वो क्वेश्चन भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका, लड़कों से अधिक शारीरिक श्रम करवाया जाता है जबकि लड़कियों से तुलनात्मक रूप से कम श्रम करवाया जाता है। तो ये जो हिडन पाठ्यक्रम है इसमें अदृश्य कैसे हो जाता है, ये जो हिडन पाठ्यक्रम है वो जेंडर पक्षपात उसके अंदर कैसे होता है। ये कहीं आपने देखा होगा, कहीं पर नहीं लिखा कि लड़कियों से कम बोझ उठवाओ, लड़कों से ज़्यादा बोझ उठवाओ, या फिर लड़कियों को ये काम कराओ, लड़कों को ये काम कराओ। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, या जो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है, उसमें शुरू से ही, बचपन से ही ये चीज़ें सेट हैं कि लड़के स्ट्रोंग होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं। तो इसलिए एक तरह का कल्चर बन जाता है, एक तरह की नॉर्मलिटी बन जाती है कि हम लोग क्या करते हैं कि लड़कों को शारीरिक श्रम देते हैं और लड़कियों से लड़कों को ज़्यादा शारीरिक श्रम करवाया जाता है और लड़कियों को उनकी तुलना में हैवी वर्क कम करवाया जाता है। तो एक ये जेंडर पक्षपात हो जाता है यहाँ पर। दूसरी बात हो जाती है, दूसरी बात क्या है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को लड़कियों को लड़कों की तुलना में कोमल व नाजुक समझकर व्यवहार किया जाता है। डेफिनेटली आपने ये भी सोसाइटी के अंदर देखा होगा कि लड़कियों को कोमल समझा जाता है और उनकी बात को, अगर वो गलती भी कर दे तो कोई बात नहीं कह के आगे निकल जाते हैं, लेकिन लड़के अगर गलती कर दे तो उनको पनिशमेंट भी झेलनी पड़ती है। उसके बाद है, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक के डांटने पर यदि लड़कियां रो देती हैं तो शिक्षक के द्वारा सामान्य प्रतिक्रिया मान ली जाती है, और यदि कोई लड़का रो देता है तो उसे कहा जाता है क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। ये नॉर्मल जो चीज़ें हैं ये हमारी सोसाइटी में होती हैं और इसी को जेंडर पक्षपात का रूप दे दिया जाता है। क्योंकि अगर लड़का रो रहा है तो फिर अकेले में तो वो यही सोचता होगा ना कि भाई क्या मैं रो नहीं सकता, क्या मेरा मन जो है पत्थर का है। तो अकेले में तो उसको यही फीलिंग होती है कि भाई जब ये रोती है तो इसको तो सब जो है चुप करते हैं और सब इसके साथ सहानुभूति दिखाते हैं और मेरे साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। तो वो चीज़ें जेंडर पक्षपात का कारण बन जाती है जो हमारे अदृश्य पाठ्यक्रम यानी कि हिडन कुरिकुलम के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, प्रार्थना के दौरान लड़के निर्देश देते हैं तथा लड़कियां प्रार्थना का गायन करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा जेंडर के अंदर कि अक्सर स्कूल्स में कि जो प्रार्थना होती है वहाँ पर लड़के जो हैं वो निर्देश देते हैं और जो लड़कियां हैं वो उस प्रार्थना का गायन करती हैं। तो ये भी एक हमारे अंदर कहीं पर लिखा नहीं हुआ है इस चीज़ के बारे में भी कि भाई लड़के जो हैं वो निर्देश ही देंगे, लड़कियाँ नहीं दे सकती। बस वो ये देख लिया जाता है कि लड़कों की आवाज़ थोड़ी हैवी होती है तो उनकी आवाज़ दूर तक जाएगी, और लड़कियां जो हैं वो थोड़ी, उनकी पतली आवाज़ होती है और इसलिए वो अक्सर जो लड़कियां हैं वो थोड़ी माइंड की शांत भी होती है तो वो गाने पर अच्छा फोकस कर पाएंगी। बस ये एक तरह की धारणा हम लोगों ने बना ली है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, लड़कों को अनुशासन बनाने का कार्य सौंपा जाता है जबकि लड़कियों को ऐसे कार्यों से दूर रखा जाता है। ठीक, तो बात सही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि हम लोग जो भी लड़कियां हैं यदि उन्हें अनुशासन बनाने के लिए कहा जाता है क्लासेस के अंदर तो वो उस तरीके से वो फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि वो जो है शारीरिक रूप से उतनी सक्षम नहीं दिखाई देती। हालांकि होती हैं लेकिन वो माइंड रूप से होती है, शारीरिक रूप से दिखाई नहीं देती। और जो आज जो भी ट्रेंड होता है ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बीइंग का, वो ये होता है कि जो दिख रहा है उसी के आधार पर व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। तो इसी चीज़ को रखते हुए लड़कों को अनुशासन बनाने का कार्य सौंपा जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा, विद्यालय तथा कक्षा में मॉनिटर छात्र को ही बनाते हैं ना कि छात्रा को। अक्सर ये भी देखा गया है। उसके बाद है, लड़कों को जिम्मेदारी वाले कार्य सौंपे जाते हैं जैसे बाजार से सामान खरीदना, जबकि लड़कियों को केवल विद्यालय परिसर के भीतर कार्य सौंपे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, व्यायाम करते समय भी लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग व्यायाम कराए जाते हैं। जैसे लड़कों के लिए भाला फेंक, तवा फेंक, गोला फेंक और वह वजन में भी भारी होते हैं, जबकि लड़कियों के लिए वजन में यह सभी हल्के रखे जाते हैं। ये चीज़ भी आप देख सकते हैं।
ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ होती हैं और सोसाइटी के अंदर ये ऑटोमेटिक रखी जाती हैं, ये कहीं पर किसी कुरिकुलम में नहीं लिखा होता और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे हिडन कुरिकुलम कहा जाता है कि ये लिखी हुई नहीं है लेकिन हम ऑटोमेटिक इसे अपने जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कक्षा के भीतर बैठक व्यवस्था जेंडर भेद दर्शाने वाली होती है। महिलाएं एक तरफ बैठती हैं और पुरुष दूसरी तरफ। दोनों की पंक्तियों में एक विभाजन रेखा होती है जिससे स्वतः ही जेंडर भेद की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जनरली आपने ये देखा होगा कि इस तरह से भी जेंडर जो लाइंस हैं, लाइन गर्ल्स की लाइन अलग होती हैं, बॉयज़ की अलग होती हैं। लड़कियों अगर प्रार्थना में भी देखेंगे तो अब प्रार्थना में एक लाइन में लड़के खड़े होते हैं, दूसरी लाइन में लड़कियां खड़ी होती हैं और वो कोई सिखाता नहीं है, ना वो कोई टीचर गाइड करता है, वो बच्चे ऑटोमेटिक जैसा वो समाज के अंदर देख रहे हैं उसी तरह से वो अपने आप प्रतिक्रिया करने लगते हैं और यही सारी चीज़ें हिडन कुरिकुलम कहा गया है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।